नाउ MCQ चैप्टर 1 रियल नंबर्स. So decimal form of 129 by 2 square, 5 to the power 7 and 7 to the power 5. तो दैट इज ये पूछा गया है. ठीक है. सो नाउ हमको इसमें ये बताना है कैसा है. क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा या नन ऑफ दिस. ये किस तरीके का होगा. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. repeating. Okay, now HCF of 8, 9 and 25 ये क्या होगा. श्रेयान HCF इसका क्या होगा. HCF क्या होगा इसका. हाँ बता दीजिए श्रेयान. हाँ हाँ ठीक है. कुणाल. हाँ सृजन ये ठीक बता दिया. 1 मिनट में बता दिया. इन्होंने तो बता सृजन ने तुरंत बता दिया 1 है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. 1 से ऊपर कोई है किसी में कॉमन. क्योंकि 8 में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2. 9 में क्या है 3 इंटू 3 और 25 में क्या है 5 इंटू 5. क्या ऐसी चीज़ है जो तीनों में कॉमन है. यहाँ मैं लिख दूँ. बोलो. तो 1 ही होगा. ठीक है. So which is not rational. Which is not rational. दिया है 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू विच इज नॉट इरेशनल. तो इंटू 2 रूट 2 माइनस पहले वाले में सिर्फ पावर है कि इंटू 2 है एंड डी दैट इज 2 रूट 7 बाई 7. इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो इरेशनल नहीं है. सी. क्योंकि इससे 2 माइनस 3 आ जाएगा एंड दैट इज नॉट. नाउ प्रोडक्ट ऑफ a rational and irrational number is. So ये क्या हो सकता है रेशनल और इरेशनल. हाँ बोलो. तो ये तो बोथ कह रहे हैं कि रूट 2 इंटू 2 ये क्या हो जाता है बताइए. क्या 2 रूट 2 और रूट 2 और अगर मैं ऐसा करूं 0 तो 0. तो ये चीज़ हो गई इरेशनल और ये क्या हो गई रेशनल. एक चीज़ हमने रेशनल इरेशनल ली एक रेशनल और प्रोडक्ट क्या आया कभी रेशनल एंड कभी इरेशनल. सम ऑफ ए ओके. The sum of rational and irrational number. The sum of rational and irrational number. Yes. रेशनल और इरेशनल का सम क्या होगा. रेशनल की इरेशनल या दोनों.
जैसे कि रैशनल होगा, सम रैशनल होगा, रैशनल होगा। sum of rational and irrational, it is irrational, क्योंकि और कुछ नहीं किया जा सकता। रेशनल और इरेशनल को जोड़ो तो आप कुछ भी जोड़ लें, चाहे 2 जोड़ लें तो वो क्या होगा, इरेशनल। वो किसी तरीके से कट भी नहीं सकते हैं। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट of 2 different irrational number, सर irrational ही होगा, सर बोथ। जैसे 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर, कोई कह दे कि मैं √3 और √3 करना चाहता हूँ, और कोई कह दे √3 इंटू √2, तो क्या आंसर आएगा, और दोनों आएगा, पहले से 3 दूसरे तो से। क्या बोथ ठीक रहेगा, ठीक है। ओके ईशान आप बताइए इसका क्या आंसर है। यस सर। हम्म सर अगर डिफरेंट रैशनल नंबर बोल रहा है तो सर irrational ही होगा सर। 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर ये है तो इट इज़ ऑलवेज इरेशनल। डिफरेंट है ना, जरा चेक कर लें। ऐसा डिफरेंट के केस में तो डिफरेंट ही आएगा, फिर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट है, तो इसलिए क्या आएगा, सर √8 इंटू √16 कितना होता है, √8 इंटू √2। √8 इंटू √2, तो दैट इज इक्वल टू √16, तो फिर इसमें दोनों आ रहा है, सो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ होगा फिर तो। बहुत होगा। हाँ बोथ होगा, क्योंकि आप ये देख लें डिफरेंट हैं, और ये क्या आया, सर आप जो वेबसाइट से देख रहे हैं ना सर, उसके सारे आंसर गलत है सर। हाँ हाँ नहीं मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, आंसर तो लिखा है नीचे, बट उसके लिए क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। सो नेक्स्ट देखो, ठीक है। नाउ इफ b इज इक्वल्स टू 3, if b is equal to 3, then any integer can be expressed as, तो अगर b 3 है तो किसी भी इंटीजर को क्या एक्सप्रेस किया जा सकता है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये ठीक रहेगा कि 3q किया जा सकता है, या नन ऑफ द अबव, बोलो। नाउ इट इज क्या किया जा सकता है, इट इज ए के नाम से कौन है, मीना है, ओके ओके ठीक है ओके। नाउ ए के नाम से प्रवीण है क्या, ओके ठीक है। तो दिस इज 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, इसका ये आंसर होगा। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, आयुष, इट इज डिविजिबल बाय, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर किससे डिविजिबल होगा, लगातार 3 इंटीजर का प्रोडक्ट करो और बताओ वो किससे डिविजिबल होगा, कोई भी ले लो। 1 इंटू 2 इंटू 3 किससे डिविजिबल है, 6 से है क्या, अच्छा 2 इंटू 3 इंटू 4 किससे डिविजिबल है, क्या ये भी 6 है, अच्छा 3 इंटू 4 इंटू 5 ये भी 6 से डिविजिबल है। भाई आप जो है इट इज डिविजिबल बाई, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 6 नो कॉमन फैक्टर, और इस तरीके का क्वेश्चन भी है आपके में, दैट इज, अच्छा ये देख लें ओनली 1, ये किससे डिविजिबल होंगे, दैट दीज आर डिविजिबल बाई 6, ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा।
ये चेक करते हैं कि क्यों नहीं समझ में आया, इस चीज़ को देखें ज़रा। नाउ क्वेश्चन दिया गया है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer, positive integer is divisible by 6। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि ये प्रूव करो कि प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer is divisible by 6। सो देखिए, लेट 3 consecutive integers आर n+1 n+2 होगा, और इनका प्रोडक्ट करो जरा, तो क्या होगा, देयर प्रोडक्ट इज सो n+1 और n+2। ये बात सही है कि नहीं? सो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, कोई 3 लिए जा सकते हैं, अगर आप और आसान लेना चाहो तो एक और भी आपके पास मेथड है, दैट इज कैमरा बहुत ब्लर हो गया है। ओके, मैं इसे ठीक करता हूँ, n-1 और n+1 हो सकता है क्या? सर आवाज आ रही है? मैं ठीक करता हूँ, ब्लर है। ओके ओके, मैं ठीक करता हूँ। अब ठीक हो गया सर। n+1 और ये n है, और ये n-1 और n है, और n+1। बोलो, बात समझ में आ गई कि हमने 3 नंबर ले लिए, एक n-1 और एक n और एक n+1, 3 नंबर है लगातार। बताइए नाउ, अब हम देखेंगे MCQ क्लास 10th चैप्टर 1 मैथ्स। नाउ ये लो, ओके, सो इसे क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 और n+1 लिख सकते हैं, इसको उधर कर दिया, सर ब्लर आ रहा है। ओके। केस स्टडी को बोलना था सर, ठीक है ना? आप एप्स केस स्टडी अभी आएगी क्या? केस स्टडी सही है। वो ये एसएसएन रीजनिंग क्या होता है? अच्छा, केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे आपके में? हाँ, रीजनिंग उस टाइप के होते हैं, जैसे डेटा। अच्छा, ये केस स्टडी के क्वेश्चंस आपके में आएंगे क्या? तो हमारे पास ओके 50 क्वेश्चंस हैं केस स्टडी के, हम करा देंगे आपको। अगर आएगा तो करा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखो, तो इनका प्रोडक्ट क्या है, n² - 1 और ये n² - 1 हो गया, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया, ओके। अब जरा देखो कि वी हैव टू शो दैट इट इज डिविजिबल बाय 6, तो पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक करो और फिर 6 से। सो लेट दिस नंबर इज, लेट यहाँ पर जो n है, तो n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n को क्या लिखा जा सकता है कि 3q, अगर हम ये लिख सकते हैं तो 3q + r, b की वैल्यू हमने 3 ले ली, पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे फिर 2 से डिविजिबिलिटी। यदि r लेते हैं
तो फिर r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 1 2। तो फिर n क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, और या फिर क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 आ जाएगा। बताइए। सो अगर हम r को 0 लें तो फिर n क्या हुआ बताइए 3q हुआ। अच्छा, n की वैल्यू 3q है और इसमें डाल दीजिए पुट इन दिस। सो n और n स्क्वायर माइनस 1 क्या हुआ, क्या 3q और 3q के होल स्क्वायर माइनस 1, ये चीज़ हो गई। बताइए। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 3m हो गया, 3 बाहर है ना। बताइए। सो इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। अच्छा, अब r को जरा 1 ले लो। r को अगर 1 लेंगे तो क्या चीज़ होगी, क्या n की वैल्यू 3q प्लस 1 होगी। तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, क्या ये 3q प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। मतलब एक बार 3q लिया, एक बार 3q प्लस 1 और एक बार 3q प्लस 2 लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 3q प्लस 1 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 1। तो क्या ये 1 और 1 कट गया, तो क्या आया 3q प्लस 1 और 9q स्क्वायर प्लस 6q। अब इन सब में से 3 कॉमन आ जाएगा क्या। सो दिस इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो क्या ये 3m हो गया, इज इट डिविजिबल बाई 3। हाँ बोलिए। सर आपने 3 कॉमन लिया तो 3q प्लस 1 से तो 1 पर ऐड 1 का क्या किया, देखो इससे एक 1 आया और इस 1 से ये 1 कट गया। नीचे जो 3m है उसके ऊपर सर देखो 3 इंटू 3q प्लस 1 लिख सकता है। हाँ सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे 3 आ जाएगा ना 1 की जगह। तो 3 3 ऐड होता तो है। मतलब ये पूरी चीज़ एक इंटीजर है कि नहीं। सर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला थोड़ी मिलेगा 3q प्लस 1 वाला देखो। ये ना सर इधर हां ये अगर मैं 3 कॉमन, वाला हाँ बीच में जो सर लेफ्ट और सर 3 हाँ ये जो नीचे की तरफ बीच वाला एक जन बोलिए तो फिर पता चले। कुणाल बोलो। सर ये आपने नीचे एक नीचे कर दो ना। हाँ हाँ सर इसमें 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 9q आ जाएगा और ये प्लस में 3 आ जाएगा। हाँ, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। ये तो आगे सर जो सर अच्छा, इसका स्क्वायर समझ में आया। ये यस 9q स्क्वायर प्लस 6q, जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ बताइएगा। सर और नीचे जो लास्ट में 3m आ गया ना हाँ, सर उसके 3m के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है उसके ऊपर में इन दोनों से 3 कॉमन लिया है, बस वो बाहर ले लिया सर है। इसके सर एक बार इसको सॉल्व तो करो अलग आ रहा है। अलग नहीं आएगा क्योंकि 3 से 3 में करो, सही कर रहे हैं सर आप। 3 से इसमें करो 9q स्क्वायर और 3 से इसमें करो 6q, और क्या होगा। सर पर 3q प्लस 1 से कर रहे हैं तो ऊपर वाला 3q प्लस 1 नहीं आ रहा ना। तो 9q 3 उससे करिए उसको छोड़ चलो दे। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसी बात है। चलो इंटीजर मांगेंगे ना। नहीं देख लो, फिर ऐसी बात है तो ऐसे कर लो, ये ठीक है 3q प्लस 1 और फिर यहाँ पे 3। अब ठीक है। और अब 3 को पहले अब तो ले सकते हैं कि अब भी नहीं ले सकते। मतलब अगर 2 इंटू 3 इंटू 5 है तो क्या 3 पहले लेने में आपको इतराज होगा कि नहीं होगा। नहीं सर एक ही बात सर सॉरी सर वो तो 3q प्लस 1 और 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये चीज़ फिर 3m हो गया ना, इज डिविजिबल बाई 3। अब एक और तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर इफ r इज इक्वल्स टू 2 तो n क्या हो जाएगा, क्या 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो n और n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, और फिर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1। बताइए, यही रखा है।
3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो ये 3q प्लस 2 और जरा स्क्वायर करो तो 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस 4 माइनस 1, तो 3q प्लस 2 और 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3, क्या इनसे भी 3 कॉमन आ जाएगा? तो 3 और 3q प्लस 2 और यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो क्या ये 3m हो जाएगा? दूसरी क्वेश्चन बनी उसके आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं लगाना चाहते। क्या ये ना इसके पहले लगाओ, फिर चाहे सबसे पहले लगाओ, क्योंकि बाकी को हम 3m लिखना चाहते हैं ना, जहाँ m एक इंटीजर है, m बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? सो ये जो है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि हर केस में 3 से डिविजिबल है, यहाँ भी 3 से डिविजिबल है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। क्या 3 से डिविजिबिलिटी चेक हो गई? बोलिए। सो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers is divisible by 3 further, बोलो फर्दर। हाँ ठीक है, फर्दर इन एनी 3 कंजिक्यूटिव नंबर 1 इज ऑलवेज इवन, एट लीस्ट 1, 2 भी हो सकते हैं, जैसे 2 3 4 लोगे तो 2 तो होंगे, और नहीं अगर 3 4 5 लोगे तो 4 तो होगा ही। कम से कम एक तो इवन होगा कि नहीं? 4 5 6 लोगे तो 2 भी मिल जाएंगे, लेकिन 5 6 7 लोगे तब भी एक तो इवन मिलेगा कि नहीं? और इनका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो क्या वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा? भाई एक भी नंबर इवन हो गया तो क्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा? 3 लगातार पढ़ने वाले नंबरों में क्या एक इवन नंबर नहीं मिलेगा? बताओ। मिलेगा। फर्दर इन एनी 3 कंजिक्यूटिव नंबर देयर इज एट लीस्ट 1 नंबर इवन, सो इट इज डिविजिबल बाई, वो किससे डिविजिबल होगा? 2। तो द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो वो किससे डिविजिबल हो गया? हाँ, एज नंबर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 as well as it is divisible by 3, so product of 3 consecutive positive integer is divisible by 6। बोलो, बात समझ में आ गई? नाउ जस्ट होल्ड। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कुमार स्वामी, क्लास 10th। चलिए, just hold।
एक मिनट होल्ड करिए। संडे को जो टेस्ट होगा उसमें एमसीक्यू आएंगे या फिर एमसीक्यू और केस स्टडी देंगे। सो अब देखिए देखो केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, दैट इज इस तरीके से। केस स्टडी क्वेश्चन में जैसे इसमें दिया गया है कि ऐसे एक फिगर दिया रहता है और फिगर दिया रहेगा कि मतलब हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में वो दिखाएंगे कि 32 स्टूडेंट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टू इन्हेंस द रीडिंग स्किल देयर आर, ये चीज़ दी गई है, टू इन्हेंस द रीडिंग क्लास 10 द स्कूल nominates you and 2 your friends to set up a class library. There are 2 section A and B, 32 students in section A and 36 students in section B, ऐसा कहा गया है। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि क्लास लाइब्रेरी है और उसमें कितने स्टूडेंट नॉमिनेट किए गए, 2 you and 2 of your friends to set up। तो 2 सेक्शन है वो कहीं से भी किए जा सकते हैं, 32 स्टूडेंट सेक्शन ए में सेक्शन और 36 इसमें। व्हाट इज द मिनिमम नंबर बुक्स यू विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब जरा देखो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। तो पहली चीज़ पूछी गई कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी चाहिए कि जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सके सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। तो अब देखिए कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि सेक्शन ए कंटेन्स, पहला इस केस स्टडी तो बेस्ड क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, सेक्शन ए में 32 हैं और सेक्शन बी में 36 हैं और हमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स देनी है। मिनिमम नंबर यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सभी बच्चों को जितनी भी देनी है यानी इक्वली। आपको अगर सब बच्चों में बांटनी है तो आपको लाइब्रेरी के लिए कुछ किताबें चाहिए कि नहीं। सो दैट इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट विल बी एक्वायर्ड। तो जैसे कभी भी पूछे, एक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब एचसीएफ पूछे, देखो एचसीएफ पूछेगा तो वो चीज़ सबसे छोटी होगी, और जब एलसीएम पूछेगा मिनिमम यानी इट इज़ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऐसे केस में आपको एलसीएम लेना है। मिनिमम में क्या लेना होता है, एलसीएम। तो 32 के आप फैक्टर करो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आएगा बताइए, 2 × 16। फिर 16 से कैसे करोगे, अच्छा 36 को क्या करोगे, क्या इट इज़ 4 × 9, 4 × 9, 9 4 जा 36। तो ज़रा इनका एलसीएम देखो तो 2 आ गया, 2 आ गया। अच्छा बाकी कुछ भी नहीं बन रहा है कॉमन, तो 2 × 2 और बाकी 2 भी लिख दो और बाकी 3 भी लिख दो, तो क्या बना, कितना आ गया, तो इट इज़ ये 32 × 9 9 × 27 288। तो अगर आपके पास 288 बुक्स हों तो आप बच्चों को कितनी बांट सकते हो, टोटल बच्चे कितने बताइए, क्या ये 68 हैं, और आपके पास 288 बुक्स आ गई और 68 बच्चे हैं, तो एक एक को कितनी दोगे, क्या 45। दैट what you will acquire for the class that can be distributed equally। तो
चौक 32, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 32 एंड 36 सर आ गया हैं। सर एक एक बुक देखने से उसको तो बराबर आ जाएगी ना 68 बच्चे हैं तो 68 बुक लगेंगे एक एक बुक देंगे। सर आ गया सर क्या आया? सर इसको सर 32 और 36 तक दोनों का सर अलग अलग लेंगे सर सर एक सेक्शन में अलग अलग बचेगी और वो 36 वाले में अलग अलग सर क्योंकि दोनों का हमने एलसीएम निकाला है ओके ओके। सो यानी इस तरीके से दी जा सकती है कि 32 को भी बांटी जा सकती है। मान लो पहले सेक्शन को दो, अब आप जिस सेक्शन में हो और दो बच्चे हैं तो 32 है तो सर आप 30 हाँ ये समझ लीजिए कि 3 यहाँ पर 3 से 3 8 24 और 2 8 16, सर दोनों को डिवाइड कर 3 दीजिए सर 9 27 9, तो ये 288 आ गया। यानी सेक्शन ए में हो तो 9 बुक्स दे दो, अगर आप सेक्शन बी के हो तो 36 तो 288, तब कैसे करोगे 6 8, तब फिर आप क्या करोगे दैट इज 288। तो सेक्शन बी में अगर हो तो आप 8 किताबें बांट दो, सेक्शन ए में हो और दो साथी आपके, यानी अगर आपको 288 बुक्स दी जाएं तो आप सेक्शन ए की लाइब्रेरी भी चला सकते हो और सेक्शन बी की भी। बात समझ में आ गई कि नहीं? सर एक बोलो। सर एक बच्चे को 8 अगर सेक्शन बी वाला अपने एक बच्चे को 8 किताब दे सकता है और मैक्सिमम, और जो सेक्शन ए में है वो एक बच्चे को कितनी अफोर्ड कर सकता है 9, तो अब हर एक सेक्शन को जो लाइब्रेरी मिलेगी उसमें 288 बुक्स मिलेंगी। तो अब सब ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि किसी एक सेक्शन को जो लाइब्रेरी दी जाए उसमें ज़्यादा बुक दी जाए दूसरे को कम, तो 288 बुक्स दी जाएंगी तो सेक्शन ए वाला 9 बुक्स बांट सकता है और सेक्शन बी वाला कितना बांट सकता है 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका पहले का आंसर क्या हो गया? पहले का आंसर हो गया हाउ मैनी बुक्स कैन बी, ठीक है, दैट इज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग, तो हाउ मैनी बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्टूडेंट, तो दैट इज 288 विल बी द आंसर। अच्छा अब देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCM एंड LCM इज ट्रू, तो फिर HCF क्या होगा? इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि 32 एंड 36। तो अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि 32 इंटू 36 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो ये बताइए LCM आपने निकाल लिया है क्या? यस सर 288 आ गया इट इज 288 और इंटू HCF तो इट इज 32 इंटू 36 अपॉन 288 इज इक्वल टू HCF। अभी अभी हमने निकाला, इससे इसको कट कर दिया जाए 8 आएगा और 8 से इसको कट, तो HCF कितना आ गया दैट इज 4। तो इसका बी आंसर इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर दो नंबर का जो HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो, तो अब ये आपको बताना है कि उसका HCF क्या है। देन व्हाट इज देयर HCF, तो HCF क्या आ गया बताओ? ये देखो ना यहाँ पे, ये है ना आपकी बुक का फार्मूला। अब तीसरी चीज क्या पूछी जा रही है कि मान लीजिए 36 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो 36 को क्या लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यही है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जरा ये देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, ये क्या है? जरा इस चीज़ को भी देखें, मतलब क्या ये कंपोजिट नंबर बनेगा या प्राइम नंबर बनेगा, इस चीज़ को चेक कर लें। तो 4 तो क्या इन दोनों में से मैं 15 कॉमन कर लूँ? तो 15 कॉमन ले लेता हूँ, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, सो 15 आ गया और यहाँ से क्या आ गया
77 में 13 का मल्टीप्लाई करो, 21 3 से 21, और 1 का करो तो 1 0 और 10 ये आएगा। सर हाँ सर ये रीजन को समझा दो, बार बार बोलता रहता है कुछ भी, अभी अब बोल रहे हैं कि देख के मत बोलो। डू नॉट राइट एनी कमेंट ऑन, ठीक है, तो दे आर फेलो एंड बी कंपैशनेट टू देम, ओके। दो यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट देन ऑल्सो यू शुड बी कंपैशनेट टू योर फेलो बीइंग, कैसे स्टार्टिंग पहले बोल दिया था सर। ठीक है। अच्छा इतनी बात हो गई, तो अब इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? क्या इसे प्राइम फैक्टर्स में किया जा सकता है? इसे क्या करेंगे रीजन, बताओ क्या लिख सकते हो? वैसे सर वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके करो आप बताओ, सर 10 into 10 आप बताओ, ऐसे ये वर्बल है। 10 into 10 plus 2 नहीं 10 into 10 into 10 plus 2। क्यों 501 नहीं लिख सकते हो? फिर नहीं जाएगा आगे, फिर 3 से चला जाएगा, तो 3 1 जा 3, फिर 3 6 जा 18, और 3 7 जा 21, अब जाएगा 7 7 14, अब नहीं जाएगा। तो इट इज 2 into 3 into 167, as it is product of prime so it is composite number, as it can be expressed as product of primes, so इसलिए क्या होगा, so it is composite number। composite number वो होता है कि it is composite number। 2 को मैं 2 into 1 लिख सकता हूँ, तो क्या ये composite number है? स्टार्टिंग में भी तो बोल सकते थे क्या सर, उसको स्टार्टिंग में भी तो बोल सकते थे सर, प्रोडक्ट ऑफ वो है प्राइम। प्राइम नहीं बोल सकते थे ना जब तक सारे प्राइम ना हो। कंपोजिट सर आपने उसको कॉमन लिया था सर। लिया था फिर, लेकिन अंदर तो प्राइम नहीं था ना 1002, जब तक प्राइम ना बना ले। बोलो इसे बोल सकते हैं 2 को कंपोजिट नंबर कि नहीं? क्यों? प्राइम नंबर क्या? सर ये वो प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट नहीं होता। हाँ, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए इसको नहीं बोला जा सकता है। नाउ अब आगे का क्वेश्चन पूछा गया है कि इसी का 5th क्वेश्चन, ये देखो कि इफ p and q are positive integers that p is equals to ab square and q is equals to a square b, where a b are prime numbers, then LCM क्या होगा कि इन दोनों का LCM p क्या दे रहा है इसी के 5th पार्ट में, p is equals to ab square, और q क्या दे रहा है a square b, तो this implies p is equals to a into b, और q क्या है a इंटू बी, तो इसका LCM क्या होगा? इसकी पेयरिंग शुरू करो, एक a की पेयरिंग होगी और एक b की, तो a इंटू बी आ गया, जो बच गया उसे भी लिख दो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, सो b इज करेक्ट। ओके, नाउ अब जरा देखें केस स्टडी 2, अ सेमिनार इज कंडक्टेड। दिखाया गया है कि एक सेमिनार हो रहा है जिसमें ये देखिए, सो सेमिनार इज कंडक्टेड एंड जस्ट होल्ड, ओके नाउ So, by educational organization where the participants will be educators of different
subjects, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. तो इतने तो participants हैं उसमें जो participate कर रहे हैं. Now अब देखो, in each room कितने मैथमेटिक्स, कितने हिंदी के हैं 60, कितने इंग्लिश के हैं 84 और ये 108 क्या है मैथ्स के हैं. तो टोटल केस स्टडी 2 क्वेश्चन देखो. ओके आई विल, देयर इज नो इशू इन दिस केस. अगर है चार्ज कर लेंगे. तो देखो हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट हैं 60 और इंग्लिश के 84 एंड मैथ्स के 100. इतने पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट किया. अब कह रहे हैं इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट्स. तो जितने अब वो सारे बच्चे किसी किसी रूम में बैठेंगे पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, और वो सभी एक सब्जेक्ट के होने चाहिए. यानी एक कमरे में जितने पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे हर कमरे में उतने ही पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे. ऐसा है टोटल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं. हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन रूम. ऐसा ना हो कि किसी रूम में बाद में 2 ही 4 बच जाएं. अगर हर कमरे में 12 पार्टिसिपेंट बैठा रहे हो तो सब में 12 ही 12 होना चाहिए, आखिरी कमरे में भी 12 होना चाहिए. तो जितने अकोमोडेशन फर्स्ट रूम में हो उतने लास्ट रूम में भी उतनी ही होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहा है. तो अब हम क्या करें? बोलो. रूम जितने भी हो सकते हैं, वो कह रहा है कि हर एक रूम में उतने हों. सो हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको एक एक दे दो. कह रहा है मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स एक कमरे में कितने बैठाए जा सकते हैं. तो एक एक कमरे दोगे तो इतने कमरे कहाँ है किसी के पास. तो ऐसे में जब मैक्सिमम पूछे तो HCF, मिनिमम पूछे तो LCM. तो अब पहला क्वेश्चन देखो कि कितने हो सकते हैं. 60 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 30 लिख सकते हो, फिर 2 इंटू 15 लिख सकते हो, फिर 3 इंटू 5. अब जरा देखो 84 को क्या लिख सकते हो. 2 लिखोगे तो क्या 42 बचेगा, फिर 2 लिखोगे तो क्या 21 बचेगा, फिर 3 लिखोगे तो क्या 7 बचेगा. अब जरा देखो कि इसके बाद अगर 108 है तो 2 लिखोगे तो क्या 54 बचेगा. सर HCF 3 आएगा. तो अब 2 लिखोगे तो क्या 27 बचेगा. तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका HCF क्या हो जाएगा. क्या 2 आ गया, आ जाएगा. ये आ गया और एक 2 और आ गया. सो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 के टेबल में 12 के टेबल में तीनों आते हैं. क्या पॉज हो गई, आई की गई. चल. सो इट इज, हाँ बोलो. अच्छा, तो हमने तीनों का HCF ले लिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके. तो HCF कितना हो गया बताओ. 2 into 2 into 3 that is 12. So maximum how many participants can be seated in each room. एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स को बैठा सकते हो. So it is 12 is the correct answer. 12 participants can be seated. What is the minimum number of rooms required during the event. तो अब अगर एक कमरे में 12 पार्टिसिपेंट्स हैं तो कितने कितने कमरे चाहिए. नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड. अच्छा, ये भी बात है कि मैथ्स के रूम में दूसरे पार्टिसिपेंट्स नहीं बैठ सकते. हिंदी के 60 हैं और 12 एक कमरे में बैठेंगे, तो हिंदी वालों को कितने कमरे चाहिए. अच्छा, 84 हैं इंग्लिश के, उनमें भी 12 एक को बैठा सकते हो, तो इनको कितने कमरे चाहिए. और मैथ्स के 108 हैं और इसमें भी 12, इनको 5 कमरे चाहिए, इनको 7 कमरे चाहिए और इनको क्या 9 कमरे चाहिए.
बोलो, बताइए बताइए, हम बोल देंगे, आप पूछिए तो। क्वेश्चन पूछो, मैं बता दूंगा, कोई डाउट होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब देखो, सो दिस इज आंसर। हाँ, मतलब टोटल कितने कितने हैं, हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट्स है बताओ। नहीं बैठ सकते, तो उस हिसाब से हमने कंडीशन भी की है कि 12-12 एक कमरे में बैठा लो हिंदी वालों को, तो 5 कमरे उन्हें चाहिए। 5 कमरे में हिंदी का सेमिनार चल रहा है, 7 कमरे में इंग्लिश का सेमिनार चल रहा है, 9 कमरे ऐसे हैं जिसमें मैथ का चल रहा है। बताओ कितने कमरों में सेमिनार चल रहे हैं। तो हो, समझ में आ गई बात। और नहीं तो टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स है बताओ। क्या 60 + 84 और +108 है, तो कितने हो गए हैं? 252। तो नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए? एक कमरे में 12 ही पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं, तो 12 से डिवाइड कर दो, एक कमरे में 12, 12 एक एक कमरे में, तो कितने कमरे चाहिए? सो दिस इज 20, ये 252 आया है। 8 6 14, 12 दूनी 24 और 12 एक कम 12, ठीक है 21 हो गया। अच्छा, फिर पूछ रहा है कि इनका एलसीएम बताओ, 60, 84 एंड 108 का एलसीएम। सो इसी में बता दो एलसीएम। किसी का देखो माइक ऑन है, ये कौन है? ठीक है, सो इसमें देखो 2 × 2 × 3 और × 5 और × 7 और × 3 × 3 क्या हो जाएगा? ये 9 है ना, ये 12 हो गया, 12। अब जरा 12 × 21 × 9 करो, एलसीएम कितना हुआ? 12 × 35, 35 × 9, ये चीज़ आ जाएगी आंसर 108 और × 35, 5 से करोगे तो क्या आएगा, और 3 से करोगे तो इट इज 087 और 3780 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? दैट इज 3780। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो बताओ HCF कितना है? 12, LCM कितना है? 3780। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? LCM into HCF. So this is 3780 into 12, तो 2 से कर दीजिए और 1 से कर दीजिए 3780, तो 0654, तो 45360 आ गया इनका प्रोडक्ट। So it is 45360। 108 can be expressed as product of prime। 108 को कैसे एक्सप्रेस करोगे ईशान? 108 को एक्सप्रेस करो। 108, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के तौर पर। सो इट इज 108 को क्या लिखा जा सकता है? 3 के क्यूब से तो 27 आ गया, और 27 कितने जा 108 होता है? 4। सो इट इज 2 स्क्वायर। इट इज करेक्ट। केस स्टडी 3 देखो, केस स्टडी 3 क्या कहता है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन पढ़िए, 1 मिनट में पानी लेके आता हूँ।
नाउ A mathematics exhibition is being conducted. तो एक मैथ्स का एग्जीबिशन हुआ है एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग ए मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री तो आप समझते हैं ना कि कैसे फैक्टर ट्री का ये मॉडल बना रहा है कि किसी का फैक्टर कैसे निकाला जा सकता है. तो ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क्स योर हेल्प इन कंप्लीटिंग ए क्विज फॉर द ऑडियंस. तो फैक्टर ट्री ऐसे बनाया गया है, केस स्टडी 3. अब जरा देखो कि इसमें कहा गया है कि x है और x के दो नंबर हैं. दो नंबर कौन से हैं? 5 and 2, 7, 8, 3. तो वो पूछ रहा है कि क्विज पूछेगा कि यहाँ x में क्या है. और फिर 2, 7 इसके भी बना दिए फैक्टर ट्री. तो यहाँ y अब किसी से पूछेगा y क्या है, तो 253. फिर यहाँ इसको 11 और z किया है, तो z क्या है. तो कुणाल आप मुझे z की वैल्यू बता दें. हाँ बताइए. अस्मित से नहीं पूछा है. अस्मित 33. अनीशा ओके 23. ठीक है. अनीशा y की वैल्यू ऐसे तो नहीं निकल पाएगी ना. नहीं ठीक है कोई बात नहीं. इन दोनों का प्रोडक्ट ये है. 2783 को डिवाइड करेंगे 253 से कर दो. 2783 को, क्योंकि इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट से तो ये आया है. तो 11 आ जाएगा. दैट इज 253. तो ये 11 हो गया. अच्छा ये 5 है और ये इनका प्रोडक्ट कर लें. तो प्रोडक्ट करेंगे तो 5 3 जा 15 कितना 13,915. ठीक है. सो गलत है. तो मैंने क्या जब नहीं यही है. क्या रहा. देखो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, ये भी ठीक है. 5 7 जा 35, 9 आ गया 5. सही है ये. अच्छा फिर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. तो y की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. ये तो 13,000 ये आ गया. फिर आगे देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z. z भी निकल आया. z कितना आ गया था 23. अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स दिस इज, ये क्या है 13915. हाँ आप हमारे पास एक क्वेश्चन भी भेज देना. क्वेश्चन हम भेज देंगे. जितने भी हमारे इस तरीके के क्वेश्चन होंगे हम भेज देंगे. उन्हीं क्वेश्चन से ठीक है. अब देखो कल हम आपको साइंस की केस स्टडी का नहीं, अभी तो बचा है ना साइंस में, तो उसको कंप्लीट करा देंगे पहले. चलो ओके ओके. अब ये देखो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, इसी का एक और पार्ट है कि 13915 वो क्या है. तो 13915 को क्या कहोगे? क्या इसे कंपोजिट नंबर बोलोगे? क्योंकि अल्टीमेटली ये सब डिवाइड होकर के क्या हो रहा है, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है. क्या 13915 के अगर आपसे फैक्टर पूछे जाएं तो क्या 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23 लिखोगे? क्योंकि यही सब आएंगे. दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस. तो ये कंपोजिट नंबर हो गया. सो दिस इज कंपोजिट नंबर.
अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन फिर आगे पूछ रहा है इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दिस इज 5 इंटू 11 स्क्वायर और इंटू 23, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि केस स्टडी ऑफ चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 के क्वेश्चंस भी कुछ देख लें। सर थोड़ा इसके assertion reasoning कैसे करा दो? बोलो। सर इसके assertion reasoning एसर्शन के भी आएंगे सर, वो भी करवा दो इसमें। अच्छा, अभी करवा देते हैं। सो नाउ हाँ ये क्या होता है? मैंने भी पहली बार सुना था सर, बोला ना पढ़ा था तब। जस्ट होल्ड। सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग आएंगे, यही दोनों आते हैं। अच्छा, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बिलो पिक्चर इट इज हैविंग सम नेचुरल पैराबोला। ऐसा कह रहा है कि इसमें कुछ पैराबोला दिए गए हैं। सो लाइक दिस, तो देयर आर रिप्रेजेंटेड कि नेचर में भी कुछ पैराबोला बनते हैं। सो कहाँ दिए गए हैं? दैट इज लाइक दिस, ये सब नेचर में पैराबोला बनते। तो कहीं कहीं पर इस तरीके का ऐसा ब्रिज होता है जैसे हावड़ा ब्रिज है, या कहीं कहीं पर इस तरीके से पानी का फाउंटेन बहता है, या कहीं कहीं पर इस तरीके से आर्च होता है, बुर्ज मेहराब, या कहीं कहीं का रोप वे होता है, सब पैराबोला है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताइए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो बात नहीं है, सो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के बेसिस पे आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपके पास ये है कि जैसे एक y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? लीनियर, बस वही चीज़ बताइए आप। और इसी तरीके से अगर मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? बोलो। पैराबोला। और इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 3 है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसे कर्व होगा, तो ये एसिम्पटोड हो जाता है, मतलब अलग अलग सबके नाम हैं। तो जैसे ये पैराबोला है, हमें अगर सेकंड डिग्री का है तो आपसे जो पूछा गया उसी को बता दें ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल ये क्या है? क्या ए बी सी, अब जरा देखो, द स्टैंडर्ड फॉर्म ए बी सी आर, ये क्या है? क्या ये सब पॉलिनोमियल है कि सब रेशनल नंबर हैं, कि ये इरेशनल भी हो सकते हैं, या ऑल आर इंटीजर्स? इंटीजर होंगे, √2 नहीं आ सकता क्या बी की जगह? लो, ये बहुत अच्छा बता दिया इन्होंने। ए नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी ही नहीं। अब बी एंड सी,
आर एनी, क्वेश्चन में गलत किया गया है, ए एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल नहीं होगा, बी एंड सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर, दैट इज रेशनल और इरेशनल। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, इस तरीके का कोई भी आपको शेप बनाना है जो कि पैराबोला है, तो उसके लिए जो हाईएस्ट यानी सेकंड डिग्री का कोफिशिएंट है उसे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो बन गया तो क्या ये लीनियर में नहीं टर्मिनेट कर जाएगी, ए ही जीरो अगर हो जाए तो फिर क्या ये लीनियर नहीं हो जाएगी, बताओ। तो क्या आंसर होना चाहिए स्मिथ, ए शुड, यस ये सही बात है। अब आगे, नाउ इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट, तो अगर ये चीज है अनीशा, अगर मान लीजिए रूट, हाँ मतलब रूट्स ऐसे हैं इक्वल, देन द डिस्क्रिमिनेंट इज डी इज इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि रूट्स इक्वल हैं, अदरवाइज इक्वल होगा। अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोस इसके, देन फाइंड के, अब जरा इस चीज को कर लें कि बोला गया है इसके थर्ड क्वेश्चन में कि अल्फा एंड अल्फा दिया है एंड 1/अल्फा, ये क्या है, ओके नाउ अल्फा एंड 1/अल्फा आर zeros of polynomial, zeros of polynomial, that is 2x square minus x और प्लस 8k। तो ये बताओ अल्फा प्लस 1/अल्फा यश क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, बताओ। तो वो क्या चीज होगी, -b/a की वैल्यू तो बताओ। सर ये तो अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो यही तो बीटा है, ये जो दूसरा रूट है वही तो बीटा है, बोलो। हाँ क्योंकि ये अच्छा बताया आपने, किसने बताया, अस्मित ने। सो दैट इज -1, बी की यहाँ a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है, और c की वैल्यू 8 है और बाई 2। तो जैसे इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि 1/2 बताया, सो सर 8 क्या आएगा ना, c की वैल्यू, बोलो सर c की वैल्यू में तो 8 क्या आएगा, 8k लिखो। तो यहाँ अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1/अल्फा क्या आ गया, क्या 1/2। अच्छा ये बताओ अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या आएगा, सर a/8, दैट इज 8k/2 और ये 1 है तो k की वैल्यू क्या आ गई, क्या 1/4, और यही पूछा गया था। सो आंसर क्या होगा, k क्या है बताइए, 1/4। अच्छा ये बताइए कुणाल, ग्राफ ऑफ x² + 1 कैसा होगा, जरा इन चारों में से कोई एक ऑप्शन छाटिए। देखो चार्ज x² + 1 है, तो इसमें ईशान मुझे बताओ कि कैसा होगा x² + 1 का ग्राफ। ए होगा, चेक कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि हमारे पास ग्राफ कैसा है कि ये दैट इज फोर्थ पार्ट है, y = x² + 1। ये बता सकते हो ईशान कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस ग्राफ की y की मिनिमम वैल्यू बताओ। 0, जब x 0 है तो y कितना होगा ईशान, जब x 0 है तो y कितना होगा, और अगर 1 है तो y कितना होगा,
और -1 पे, 32, अच्छा -2 पे 5, और +2 पे। 5, यानी ये कहना चाहते हो 0 पे 1 और 1 पे आपने कहा 2, 1 पे 2 और -1 पे भी 2 और 2 पे कितना बता दिया और -2 पे बताओ 5 बताया क्या? तो आपने 0 पे 1 बताया, तो क्या ये ग्राफ ऐसा बन गया? देख लो, 0 पे 1 बताया, 1 पे 2 बताया, -1 पे 2 बताया और 2 पे 5 बताया। बोलिए। सर कितनी वैल्यू लेनी थी? इतनी ही ठीक है, इससे ज़्यादा लेनी नहीं। अब हमने इतना बना दिया है। इतना बताने के बाद अब आप इसमें देख लें और ये बता दें कि इसमें कौन सा सही है ऑप्शन। अब कुणाल बताओ, दिख रहा है स्क्रीन की नहीं दिख रही? यस सर। बताओ फिर एक ऑप्शन। सर डी। डी आइदर हैं डी। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को तो नहीं है टच करता, ये बात सही है। नाइदर टचेस, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है क्या? नो सर। और ना इंटरसेक्ट कर रहा है। नो सर। तो इस तरीके से हमको ये करके देखना पड़ेगा। इसका 5th पॉइंट देखो कि इफ, हाँ सर हम भी करेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमको जब आंसर है। ये तो तुरंत हो जाएगा 1 मिनट में। ये तो मालूम ही है पैराबोला, 2 ही पॉइंट ले लोगे तो काम चल जाएगा। फिर पैराबोला बना देना, ऊपर जाता हुआ है कि नीचे। कितना आसान है, कितने सारे पैराबोला बनवाए हैं आपसे। 2-3 वैल्यू ली जाती हैं। ये देखो, इफ द सम ऑफ रूट्स, इफ द सम ऑफ रूट इज -p, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज दिस, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है? यश, सर मैं यश हैं आप बताइए। का फॉर्मूला। हाँ फार्मूला बताओ। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के रूप में एक्स स्क्वायर। अस्मित बताओ। सर x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा x। ऐसा तो नहीं होता है। ईशान ये सृजन बताओ। सम एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बताओ सृजन। हाँ बोलो। हाँ सृजन आप ही बताओ। ये ठीक बता दिया। माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है? के से करना हो कर दो। ये देखो सम ऑफ जीरोस क्या है, बुक में दिया हो ऑप्शन में तो कर देना, ना हो तो मत करना। दैट इज इक्वल्स टू -p और प्रोडक्ट कितना दिया है? इट इज इक्वल्स टू -1/p। तो वैसे बुक में k से किया है तो कर देना, जरूरी नहीं है, इतने में काम चल जाता है। चलो k कर दिया और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू लिखो -p x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखिए -1/p। तो ये क्या हो गया? k एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और -1/p। अब k को क्या ले लो, जैसे p लेके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो टेकिंग k इज इक्वल टू p, जिससे कि अगर न लेना चाहो तो इसमें क्या करो कि p से एलसीएम ले लो अंदर। तो क्या ये पी एक्स स्क्वायर हो गया और क्या ये पी स्क्वायर एक्स हो गया और -1 हो गया और बाहर k है। अब नीचे वाली चीज को इससे काट दिया जाता है। तो बताओ क्या करोगे? टेकिंग
k इज इक्वल्स टू p, तो फिर क्या आ जाएगा, क्या ये पी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वन आ जाएगा? यही डिजायर्ड पॉलिनोमियल है, बोलिए। तो ये चीज़ है। अगर अभी भी पता चल गया है आयुष, तो एक बार मुझे बता दो कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में पॉलिनोमियल का क्या फार्मूला, ये बताओ। सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सही बताया है आपने। अब अगला देखते हैं कि आंसर में ऐसे ही लिख दिया है, तो फिर ये भी लिख सकते हो कि इतने पे छोड़ सकते हो, के को सॉल्व नहीं किया है। नेक्स्ट केस स्टडी देखो कि एन आसना इज ए दैट इज आसाना इज आसन, एन आसन इज ए बॉडी पोस्चर originally and still a general term for sitting meditation pose and later extending in Hatha Yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, that is standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure one can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial. क्या ये सभी एक तरीके के quadratic polynomial की तरह हैं? क्या पैराबोला टाइप दिख रहे हैं? थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं। द शेप ऑफ पोज क्या है? नाउ इट इज पैराबोला। नाउ एलिप्स बता दे रहा हूँ, एक मिनट। सो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाई गई हैं कि स्पाइरल है, एलिप्स है, लीनियर है या पैराबोला। अब जरा देखो कि ये चीज है, मान लो अगर यहाँ पर दो आपने नेल ले लिए और दो नेल में थ्रेड बांध दिया, ये थ्रेड बांध दो दोनों नेल में, और बताओ इसमें रस्सी डाल के घुमाओ तो क्या होगा? क्या ये रस्सी यहाँ तक जाएगी? पेंसिल डाल दो, पेंसिल इसके अंदर पेंसिल टाइट करके डाल दो, इधर इधर घूमेगी, और इस रस्सी को भी इधर ले आओ तो ये रस्सी यहाँ आ जाएगी, और फिर इसमें पेंसिल टाइट करो और फिर करो, तो क्या ये ऐसे बन जाएगा टाइट करके? तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है क्या एलिप्टिकल है, और सन जो है क्या इसके वन फोकस पर है? क्या सन सेंटर पर है कि फोकस पर है? फोकस पर। क्या एलिप्स में दो फोकस होते हैं? बताइए, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अगर दोनों रस्सी को मैं बिल्कुल एक जगह कर दूं और उसमें एक रस्सी डाल दूं और अब चलाऊं तो क्या सर्कल बन जाएगा? तो एलिप्स ही सर्कल के रूप में डिजेनरेट हो जाएगा अगर इन दोनों पॉइंट्स को पास ले जाया जाए। अगर इन दोनों रस्सियों को बहुत दूर दूर कर दिया जाए तो रस्सी फिर बिल्कुल टॉट हो जाएंगी, तो क्या एलिप्स लाइन बन जाएगी? तो एलिप्स ही लाइन में डिजेनरेट होती है, एलिप्स ही सर्कल में डिजेनरेट होती है, और ये एलिप्स है, दीर्घवृत्त। क्या अभी हम और चीज देख लें। स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल का मतलब है सर्पिलाकार, सांप की कुंडली। दिस इज स्पाइरल। तो अब मुझे बताइए कि इनके सब आसन कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही वैसा है। तो पैराबोला है। अच्छा, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउन, नीचे कब ओपन होगा सीजन, ये भी तो बताओ। ये बात सही है, यानी ये देखो बहुत अच्छी बात कही है कि ये देखो ये ग्राफ कौन सा है जो 1 से ऊपर जा रहा है? क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला है? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है। एक्स 0 भी रख दोगे तो क्या होगा बताओ? अच्छा, अगर 2 से जाए पैराबोला तो उसका ग्राफ का क्या होगा? बोलो, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है?
क्योंकि x के 0 रखने पर y मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, सबसे कम वैल्यू उसकी सबसे छोटी क्या होगी बताओ? 2, तो 2 जो 2 से जाए फिर उठती चली जाए y की वैल्यू, तो उस ग्राफ का क्या नेचर होगा? बोलो, बात समझ में आई? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? फिर चाहे माइनस रखो या प्लस, ये बढ़ती ही जाएगी, लेकिन सबसे कम वैल्यू क्या है? अच्छा, अगर इतनी ही बात जानते हो तो बताओ ये किस चीज का ग्राफ होगा? अब देख लो आप इसमें वैल्यू रखो, कौन सी रखना चाहते हो? जो कहो वो हम रख दें, वाई की वैल्यू हम जांच लें आपके लिए। बोलो क्या रखें यहाँ? -3 रखवा लो। आ गई 2 से छोटी? बताओ सबसे कम। अभी तो करके दिखाया ना कि 0 रखने पे सबसे कम आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है। ये तो आपके लिए पॉजिटिव ही लेके आएगा कि निगेटिव के भी चांस बना रहे हो, तो है बात कि नहीं? तो ये ग्राफ पहचान लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का है, ये पहचान लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, अभी थोड़ी देर पहले खींचा, तो ये किसका हुआ? लो बोलो एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर का हुआ। और यही अगर पलट जाए तो किसका ग्राफ हुआ? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। और उससे अगर मान लीजिए और नीचे चले जाओ, एक और माइनस करवाना चाहते हो, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि ये निगेटिव तो आनी ही है, लेकिन 0 रख दोगे तो -1 ही सबसे इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, बाकी तो और गई गुजरी है। निगेटिव रखोगे तो -5 -6 और नीचे ले जाएगा। सबसे ऊंचाई पे जो टॉप मोस्ट माउंटेन है वो कितना है? -1, बाकी तो निगेटिव लाने वाला है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाए कि इफ द पैराबोला इज फेसिंग डाउनवर्ड, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या होना चाहिए? देख लो क्वेश्चन में दिया है, इफ पैराबोला इफ ओपन्स डाउनवर्ड तो क्या होना चाहिए बताइए? ए पॉजिटिव की ए निगेटिव? भाई 0 लेस देन 0 होना चाहिए कि नहीं? सी, हाँ बोलो। हाँ ए पॉजिटिव होता ना, फिर अभी ऊपर दिखाया नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो ये होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए 0 होगा तो लीनियर ही नहीं हो जाएगी, फिर पैराबोला कहाँ रहेगा? जब एक्स स्क्वायर का, अभी एक पीछे क्वेश्चन नहीं किया आपसे आपने, अभी बताया था कि नहीं? अभी तो भूल जाते हो। ये देखो एक क्वेश्चन था कि ए को, ये देखो आ गया कि ए को नॉन जीरो होना चाहिए। किसने आंसर बताया था? किसी ने बताया था? तो कुणाल ने बताया था, तो उसको मालूम है ये बात। अच्छा ये देखो, इन दिस ग्राफ, ये ग्राफ दिया गया है, तो ये बताओ हाउ मैनी जीरोज आर देयर? क्योंकि ये y एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, तो इसके 2 जीरोज हो गए, तो 2 इसका आंसर हो गया। देखो 2 जीरोज हो गए। अच्छा, द 2 जीरोज ऑफ एबव ग्राफ्स आर, वो कौन कौन से जीरो ये भी पूछ रहा है, तो क्या आपको देख के पता चल रहा है कि कौन कौन से जीरो है? जीरोज मतलब -2, x की वैल्यू -2 है ना, x की वैल्यू बतानी पड़ती है। -2 एक जीरो हो गया, और दूसरा 4, जिससे px टर्मिनेट कर जाए, वैनिश कर जाए, ऐसी x की वैल्यू जिससे px वैनिश कर जाए वही जीरो कहा जाता है। ये देख लो। अच्छा, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके पूछे जा रहे हैं जीरोज, तो हम पहले इसको फैक्टराइज कर लें और फिर इसके जीरोज निकाल लें। तो जरा ये देखिए कि आपको कौन सा पॉलिनोमियल दिया गया है, दैट इज ये 4
√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, ये पॉलिनोमियल दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि इसके जीरोस क्या होंगे, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4 दूनी 8 3 24 माइनस 24 के दो ऐसे टुकड़े करो जिससे 5 आ जाए। ऐसा कुछ हो सकता है? 8 3 24, ठीक है। 8 3 या 24 माइनस ये कर लो, माइनस दो जीरोस, सो माइनस 8x प्लस 3x माइनस 2√3। तो इसमें क्या कॉमन ले लें? तो 2 कॉमन ले लें, और यहाँ पे क्या कॉमन ले लें? क्या √3? तो √3x माइनस 2, और दूसरा क्या आ गया? तो इन दोनों को जीरो पुट कर दो फॉर जीरोस के लिए, यहां मत पुट करना अलग से फॉर जीरोस। तो x क्या 2/√3 आ गया, और 4x प्लस √3 0, तो x क्या आ गया? माइनस √3/4। तो इस तरीके से ये इसके 2 जीरोस हो गए। बाकी के हाँ हमारे यहाँ सर ने कहा था कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला है ना हाँ सर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हट गया तो अच्छी बात है, तो उसका नहीं आएगा आंसर। बस इतना ही रखिए आज के लिए, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ा। ओके वेलकम।